नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, सामान्य हिंदी की एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रूपांतरण के आधार पे शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और शब्द विचार जो आपका यह अध्याय है ये आज की इस क्लास में समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि सामान्य हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी चीज़ों को बेसिक से पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछले क्लासों को देख सकते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग सामान्य हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने शब्द क्या होते हैं, शब्द विचार क्या होता है, शब्द को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। रूट शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूट शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द क्या होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। अर्थ के आधार पे भी हमने देखा है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द निरार्थक शब्द, इनको भी हमने विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, आज की इस क्लास का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। तो साथियों, रूपांतरण के आधार पे शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें आपका पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण का मतलब जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, है ना। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है आपका विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन उत्पन्न हो जाए। और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, है ना, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो आपका अविकारी कहलाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्द क्या होता है। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए सब लोग और शेयर कर दीजिए। बहुत कम संख्या में आप लोगों की उपस्थिति आती है, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाए पहले तो, और शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं विकारी शब्द क्या होता है ना। तो दोस्तों, वे शब्द जिनके
यहाँ पे जिनके हटा दीजिए, वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन और कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन और कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात सरल भाषा में कहा जाए तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अच्छा, विद्यालय, पढ़ना, चलना इत्यादि, ये सभी शब्द आपके विकारी शब्द हैं, क्योंकि इसमें लिंग, पुरुष, वचन और कारक चिन्हों के आधार पे परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। अब इसका लिंग परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। तो हमने क्या देखा? लड़का जो शब्द है लिंग परिवर्तन करने से इसमें क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया, इसमें परिवर्तन आ गया और ये स्त्रीलिंग में बदल गया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विकारी शब्द। तो लड़का आपका कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है। वचन परिवर्तन करने पर देखें तो लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के पढ़ रहे हैं यानी बहुत सारे लड़के हो गए। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। तो वचन परिवर्तन करने पर हमने देखा कि लड़का जो शब्द है वो लड़के में परिवर्तित हो गया। लड़का में विकार उत्पन्न हुआ और वो लड़के में परिवर्तित हो गया, यानी लड़का शब्द क्या है आपका? विकारी शब्द है। कारक परिवर्तन करने पर देखिए, लड़के के लिए आम लाओ। लड़के के लिए आम लाओ। अगर इसमें हम लोग कारक परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़कों के लिए आम लाओ। लड़कों के लिए आम लाओ। लड़कों के लिए आम लाओ। यहाँ पे क्या हुआ? कारक परिवर्तन करने पर लड़के जो हैं वो लड़कों में परिवर्तित हो गया, है ना? तो क्या समझ में आया? वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन और कारक चिन्ह आदि के आधार पे अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो विकारी शब्द आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द क्या होते हैं? तो साथियों, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आज, मैं, और, आज, कल, कब, अब, परंतु आदि। आज, मैं, और, आज, कल, कब, अब, परंतु इत्यादि शब्द क्या हैं? आपके
अविकारी या अवयव शब्द हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लिंग परिवर्तन कर लीजिए, वचन परिवर्तन कर लीजिए, पुरुष परिवर्तन कर लीजिए या कारक चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, है ना। इसलिए इन्हें हम लोग अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अविकारी या अवयव शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सामुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि विकारी शब्द, आदि अविकारी शब्द आपके होते हैं। ठीक है, इनको अवयव भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे ना समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द जिनमें लिंग पुरुष वचन तथा कारक चिन्ह के आधार पे विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग पुरुष वचन कारक चिन्हों के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी आपके विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं शब्द शक्ति क्या होता है। शब्द शक्ति क्या होता है ना। तो शब्द शक्ति के बारे में बात करें, जिस व्यापार या शक्ति के द्वारा, जिस व्यापार या शक्ति के द्वारा शब्दों के अर्थ का भान होता है अथवा अर्थ की सिद्धि होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिस व्यापार या शक्ति के द्वारा शब्दों के अर्थ का भान होता है अथवा अर्थ की सिद्धि होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब ये कि जिस व्यापार या जिस शक्ति के माध्यम से, है ना, जिस शक्ति के माध्यम से किसी शब्द के अर्थ का भान होता है या किसी शब्द के अर्थ की सिद्धि होती है, उस शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों में अर्थ को या शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियां जो होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है आभिधा, दूसरा है लक्षण, तीसरा है व्यंजना। तीसरा क्या है? व्यंजना। शब्द में अर्थ का भान कराने वाली जो शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। पहला आपका आभिधा होता है, दूसरा लक्षण होता है, तीसरा व्यंजना होता है। इन्हीं के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन्हीं के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन शब्दों से जिन अर्थों का बोध होता है, इन शब्दों से जिन अर्थों का बोध होता है, उन्हें वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। इन शब्दों से जिन अर्थों का बोध होता है, उन्हें वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। आई बात समझ में? तो शब्द शक्ति क्या है? वह शक्ति जिसके माध्यम से किसी शब्द के अर्थ के बारे में पता चलता है, उसके अर्थ की सिद्धि होती है, ऐसी शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति यानी शब्द के अर्थ को बताने वाली शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, अभिधा होती है, लक्षण होती है, व्यंजना होती है। और इन्हीं के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और इन शब्दों से जिन अर्थों का बोध होता है उसे वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो
क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अभिधा क्या होता है। अभिधा होता क्या है? तो साथियों, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति, वह शक्ति अभिधा जो होती है, अभिधा वह शक्ति है जो शब्द के सामान्य अर्थ को बताती है ना? तो शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जैसे कपि का अर्थ होता है बंदर। कपि का अर्थ क्या होता है? बंदर। तो कपि का सामान्य अर्थ क्या है? बंदर है ना? तो कपि का सामान्य अर्थ है बंदर, और इसको बताने वाली जो शक्ति है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे अग्नि का अर्थ होता है आग। अग्नि का अर्थ होता है आग। और कण का अर्थ होता है कान। रात्रि का अर्थ होता है रात। और गौ का अर्थ होता है गाय। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति, शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है ना? विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों जैसे गेंद, साइकिल, लोटा, दिल्ली, अहमदाबाद, कबूतर, चिड़िया, विभिन्न क्रियाएं जैसे सोना, चलना, खाना, और गुणवाचक शब्द जैसे मीठा, नीला, सुंदर, बुरा आदि वाचक शब्दों को अभिधा कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों, विभिन्न क्रियाओं, गुणवाचक शब्द आदिवाचक शब्दों को अभिधा कहते हैं। विभिन्न स्थानों के नामों को, प्राणियों और स्थानों के नाम को, वस्तुओं के नाम को, विभिन्न क्रियाओं को, जो भी गुणवाचक शब्द हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? अभिधा कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब बात करते हैं लक्षणा क्या होता है ना? लक्षणा क्या होता है? तो साथियों, जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे लक्षणा कहते हैं। जो शक्ति शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, ऐसी शक्ति को लक्षणा कहते हैं। ऐसी शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे प्रधानमंत्री को देखने सारा शहर आ गया। प्रधानमंत्री को देखने सारा शहर आ गया। इस प्रसंग में हम बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री को देखने सारा शहर आ गया। सारा शहर का मतलब है एक विशेष भूभाग में रहने वाले मनुष्य, है ना? तो शहर, यहाँ पे शहर जो शब्द आया है ये आपकी क्या है? लक्षणा है। क्यों? देखिए, शहर का मतलब होता है, शहर का मतलब क्या होता है? शहर का मतलब होता है एक विशेष भूभाग में रहने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सभी मिलकर एक शहर कहलाते हैं। तो हमने क्या लिखा है? हमने उदाहरण जो है हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री को देखने सारा शहर आ गया। सारा शहर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक विशेष भूभाग में रहने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सभी मिलकर क्या होते हैं? एक शहर कहलाते हैं। तो प्रधानमंत्री को देखने पूरा शहर आया। क्या नाले भी और नदियां भी उठकर आई? क्या पेड़ पौधे भी आए प्रधानमंत्री को देखने? नहीं। शहर का मतलब तो सभी होता है भाई। शहर का मतलब ऊंची ऊंची इमारतें भी होती हैं, काफ़ी सारे मार्केट होते हैं, उसे हम लोग शहर कहते हैं। और हमने कहा कि सारा शहर जो है प्रधानमंत्री को देखने चला आया। यहाँ पे शहर का मतलब है साथियों, शहर का मतलब है कि एक विशेष भूभाग में रहने वाले मनुष्य, मतलब कुछ मनुष्य या कुछ मानव जो एक विशेष स्थान में रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या जब प्रधानमंत्री को देखने आती है
तो हम लोग उसे कहते हैं कि सारा शहर जो है प्रधानमंत्री को देखने आया। लेकिन यहाँ शहर शब्द जो है, शहर शब्द का सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया, एक विशेष भूभाग में रहने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सभी शहर होते हैं। लेकिन यहाँ पे शहर का सामान्य अर्थ छोड़कर अन्य विशेष अर्थ को बताया गया है। अन्य विशेष अर्थ मतलब शहर में रहने वाले मनुष्य के बारे में बताया गया है कि शहर में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो सभी आकर प्रधानमंत्री को देखने आए, है ना। तो आई बात समझ में। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, लक्षणा कहेंगे। ठीक है। एक और उदाहरण है, जैसे इसमें कहा है कि मैंने तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा। मैंने तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा, है ना। आपने बहुत बार इस वाक्य को सुना होगा, है ना। आपके गुरुजी भी आपको कहते होंगे कि मैंने तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा। अब गधा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा, तो क्या गधे के बारे में आप जानते हैं? गधे के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है। तो क्या उस मनुष्य के भी 4 पैर और एक पूंछ है? भाई गधे, तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा मतलब वो आदमी गधे के समान है, तो क्या उसके भी 4 पैर हैं? नहीं, है ना। तो यहाँ पे गधे का मतलब क्या हुआ? ये जो गधा शब्द है ये आपका लक्षणा है। लक्षणा का मतलब कि गधे के समान गुण, जो गुण गधे में है वही गुण अगर किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है गधा के समान है। समझ में आई बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को लक्षणा कहते हैं। एक और उदाहरण से समझिए, सिर पर क्यों खड़ी हो। सिर पर क्यों खड़ी हो, जैसे मान लीजिए कोई आके आपके पास खड़ा हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई मेरे सिर पे क्यों खड़े हो, उधर जाके बैठो। तो वो आपके सिर पे थोड़ी खड़ा है। सिर पर क्यों खड़ा, सिर का मतलब क्या है? सिर का यहाँ पे अलग अर्थ क्या आया? आपके पास आके खड़ा है, आपके पास आके खड़ा है, ना कि आपके सर पे आके खड़ा है। तो सिर पर क्यों खड़ी हो, सिर का अर्थ यहाँ पे पास आके खड़े होने का है, ना कि सिर के ऊपर। तो यहाँ पे सिर का जो सामान्य अर्थ है उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ या किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। इस वजह से सिर जो है आपका ये लक्षणा है। ठीक है। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। कभी देखा है घोड़े को हवा से बात करते? देखा है क्या भाई? भाई मैंने तो नहीं देखा है। आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने देखा है क्या घोड़ा हवा से बातें करते हुए? आपने देखा है? नहीं देखा है, कोई भी नहीं देखा, क्योंकि घोड़ा हवा से बातें ही नहीं कर सकता। अरे घोड़ा हमसे ही नहीं बात कर सकता है तो क्या हवा से क्या बात करेगा, है ना। यहाँ पे हवा का मतलब है कि घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है कि जैसे हवा में उड़ रहा हो। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि घोड़ा जो है वो हवा से बातें कर रहा है ना। आप में से बहुत साथी कहते होंगे कि मैं हवा से बातें करते हुए चलता हूँ, यानी आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हवा का मतलब है बहुत तेज दौड़ना या बहुत तेज चलना, है ना। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्यंजना क्या होता है। व्यंजना क्या होता है ना। तो साथियों, जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर, मतलब ऐसे शब्द या ऐसी शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थ कहते हैं। जो शक्ति शब्द के सामान्य और उससे छोड़कर, उससे संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, ऐसे शक्ति को व्यंजना या व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे जलने का स्नेह बना है, उठने को ही वाष्प बना है। जलने को स्नेह बना है,
उठने को ही वाष्प बना है। ये जो प्रसंग है इसमें कवि का सामान्य कथन है कि स्नेह, स्नेह यानी तेल, तेल के जलने के लिए और वाष्प, वाष्प यानी भाप उमड़ कर उठने के लिए, है ना। स्नेह का अर्थ यहाँ पे तेल यानी जलने के लिए और वाष्प यानी भाप होता है, यानी उमड़ कर उठने के लिए, है ना। किंतु यह जो प्रसंग है इसके अनुसार यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि स्नेह और वाष्प शब्द का जो यहाँ पे अर्थ प्रयोग किया गया है वो अलग अर्थ है। अलग अर्थ का मतलब देखिए, स्नेह और जो वाष्प है ये अनेकार्थी शब्द है और कवि का यहाँ पे जो व्यंग्यार्थ छिपा है वो ये है कि स्नेह यानी प्रेम में व्यथा को ही अनुभव होता है और वाष्प यानी आंसू से ही आच्छादित जीवन जीना पड़ता है। मतलब ये कि इस व्यंग में कवि ने कहा है कि स्नेह यानी प्रेम में, स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्रेम, और एक स्नेह का अर्थ होता है तेल, है ना। तो स्नेह का अर्थ हुआ यहाँ पे प्रेम में व्यथा को ही अनुभव होता है, मतलब प्रेम में ही हमें व्यथा का अनुभव होता है और वाष्प, वाष्प यानी आंसू से ही हमें आच्छादित जीवन जीना पड़ता है। यह व्यंग्यार्थ जो है ये स्नेह और वाष्प शब्दों पे आधारित है और यहाँ पे व्यंजना के कारण ही यह संभव हुआ है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो शक्ति शब्द के सामान्य और उससे संबंधित अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध कराए, ऐसी शक्ति को व्यंजना या व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमने आज की इस क्लास में देखा रूपांतरण के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक चिन्ह के आधार पे विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन कारक चिन्ह के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। इसके अलावा हमने शब्द शक्ति के बारे में बात किया कि जिस व्यापार से या जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का भान होता है या शब्द के अर्थ का सिद्धिकरण होता है, ऐसी शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया और आज आपका जो ये शब्द विचार का टॉपिक है वो ये यहीं पे समाप्त होता है। हमने सभी चीज़ों को विस्तार से अध्ययन किया, विस्तार से चर्चा किया इस पर, और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।